नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, तुड़ान के बाद फल और सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, जिससे कई बार किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण से ऐसे उत्पाद तैयार किए जाएं जिससे फसल खराब होने से बच जाए और किसानों को भी अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इस पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम लेकर आए हैं विषय हिमाचल के महत्वपूर्ण मूल्यवर्धित उत्पाद, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल वर्मा जी, जो कि खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नौणी सोलन में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, सभी को मेरा सादर नमन। जी सर, आज हम मूल्यवर्धित उत्पादों के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मूल्यवर्धित उत्पाद आखिर होते क्या है और किसानों के लिए उनका क्या महत्व है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जी, चाहे वो एनिमल ऑरिजिन के हैं जैसे आपका मीट है, आपका दूध है, और प्लांट ऑरिजिन के हैं जैसे कोई फल है, सब्जी हैं, जब इनको रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम मॉडिफाइड करते हैं प्रसंस्करण तकनीक द्वारा या इनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे हम मूल्यवर्धित पदार्थ कहते हैं जी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे फलों से हम कोई जैम बनाते हैं, और जो ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जैसे सूखा हुआ साल्टेड मीट है उसको हम जर्की कहते हैं। जर्की जो मीट सूखा होता है, और सल्सा एक, जैसे हम किसी टमाटो ओनियन से सॉस बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किसी भी उत्पाद से, किसी भी प्रोडक्ट से, चाहे वो सीरियल बेस्ड हो, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, तो जैसे कोई भी वैल्यूड प्रोडक्ट्स जिसको हम लंबे समय तक रखते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है ये रोडोडेंड्रॉन यहाँ का बोरांस फूल है, जिससे हमने स्क्वैश बनाई हुई है। जी सर, तो ये स्क्वैश, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ी है और किस तरह से ये स्क्वैश में फलों का रस जिसको हम गुद्दा कहते हैं, और चीनी मलाई होती है, और पानी, और इसमें जो प्रिजर्वेटिव जो इसको लंबे समय तक संरक्षित रखता है, जो लंबे समय इसकी लाइफ बढ़ाता है। और इस तरह दूसरा और एक प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बीट है, तो बीट से जो हम सेवइयाँ बनाते हैं, तो ये उत्पाद है जिससे हमें इसकी डिफरेंट डाइज होती हैं जिसके अनुसार इसको सेवइयों को बनाते हैं। जैसे विलेज स्तर पे लोग अपने विलेज स्तर पे बनाते हैं, तो ये मशीन के द्वारा ये बनाई गई हैं, बीट फ्लोर से बनाई जाती हैं। और इसके अलावा एक जिसको हम वैल्यू एड प्रोडक्ट की एग्जांपल देते हैं, ये पास्ता है जी। इसको पास्ता में देख रहे हैं कि वाइट कलर है, रेड कलर है, और साथ में ग्रीन कलर है। तो ये जो रेड कलर है ये बीट रूट का कलर है, और स्पाइनिच जो हमारी सब्जी होती है उसको स्क्वायर होता है, उसके कलर को इसको में ऐड किया होता है। और इसके लिए एक्सट्रूडर होता है जिससे डिफरेंट डाइज उसमें लगी होती हैं, और इसकी शेप उसी सार बनाई जाती है। तो इनको हम काफ़ी 6 महीने तक स्टोर मतलब रख सकते हैं जी। तो मतलब कि जिस भी प्रोडक्ट में हम किसी तरह की वैल्यू ऐड कर देते हैं और वो जो नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो एक मूल्यवर्धित पदार्थ होता है। और इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जल्दी उसकी उपलब्धता नहीं होती है, सीजनल होती है, और वो जल्दी खराब हो जाता है। तो उसको हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, ताकि हमें मार्केट में हायर उसके रेट्स मिलें और उसको लंबी उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए। तो ये इसके 2 फायदे हैं मूल्यवर्धित के। और मोर ओवर जो सीजन में क्रॉप है, जैसे आजकल हिमाचल में जामुन है, तो जामुन तो 2 महीने रहेगा। जब हम इसको प्रोसेस प्रोडक्ट्स में प्रोसेसिंग करके इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे, तो इसकी कोई जैम, कोई चटनी, स्क्वैश, इसको हम पूरा साल तक रख सकते हैं। और एक विलेज लेवल पे हम आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट सकते हैं, और दूसरे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो जिसके न्यूट्रिशन से हम अपने घर में ले सकते हैं। तो इसके फायदे हैं जी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया किसानों को जो है वो आर्थिक लाभ भी प्राप्त बिल्कुल आर्थिक लाभ होगा जी, और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो घर में बैठे वहाँ पे उपलब्ध होंगे। बिल्कुल। तो सर, जैसे अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सारी फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं, और पहाड़ी भी है और मैदानी क्षेत्र भी है, और अलग अलग फल और सब्जियाँ यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो इसमें और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो उनसे बनाए जाते हैं? जैसे आपने अभी 2-3 तो हमें बताई दिए, उसके अलावा और कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में जैसे आपको ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश में जलवायु डिफरेंट है, और जो इसकी मिट्टी है डिफरेंट है। इसके बेस पे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फ्रूट वेजिटेबल उगाई जा सकती हैं। प्रोडोमिनेटली जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, इसको
सभी जानते हैं कि इसको सेब राज्य कहा जाता है, तो मतलब सेब तो यहाँ पे होगा ही होगा जी। इसके बाद इसको फल राज्य कहते हैं, तो जैसे आपका नाशपाती है, और जैसे जो बार्ब्स एरिया है वहाँ पे आपका आम है, और जो ऊपर के एरिया हैं जैसे आपके कनौर वगैरह हैं तो वहाँ पे आपके स्टोन फ्रूट्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और कुछ एरिया हैं जहाँ पे कीवी उगाई जाती है, और आप अनार दाना जो अनार है वो अनार वहाँ ग्रो करता है। और वेजिटेबल में हम जैसे कॉलीफ्लावर्स है, पीज हैं, टमाटोज हैं, और सोलन जिला तो टमाटो के लिए जाना ही जाता है जी। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की सभी सब्जियां और सभी फल हिमाचल प्रदेश में उगाए जा सकते हैं जी। और इनके जो हिमाचल प्रदेश में उत्पाद हैं, जैसे एक इम्पोर्टेंट उत्पाद है जो एक कमर्शियल एक्टिविटी और जिसको एंटरप्राइज के नाम पे हम कर सकते हैं, चुल्ली का तेल, चुल्ली जिसको वाइल्ड एप्रिकॉट कहते हैं। और अमूमन ये जो पेड़ हैं ये जंगली ग्रो करते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के जो जैसे आपके ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे ग्रो करता है, और इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसमें तेल निकलता है। तो ये एक तो वहाँ का उत्पाद जो जिसको हम बेचते हैं, और इसमें ये आपका विटामिन ई का सोर्स होता है, और इसको दर्दों वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है भारतवर्ष में हम देखें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है अचार की है, और दूसरे नंबर पे जैम आता है। तो जैसे सेब है यहाँ पे, तो सेब का आपने जस्ट हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश HPMC है, तो उस वहाँ पे कंसनट्रेट बनाया जाता है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ही है नेचुरल फार्मिंग की तौर अग्रसर हो रहा है। और यहाँ हिमाचल की इंडिया की सबसे पहली यहाँ नेचुरल फार्मिंग जो चौपाल एसोसिएशन है वो बनी है, और वो और जो आपका ऑर्गेनिक जो आपका नेचुरल जूस है वो प्रोड्यूस कर रही है जी। तो वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आम है, आम का पापड़ है, आम का आमचूर है, और इसके अलावा एक मक्कड़ छोटी सी जो सुखा के बनाते हैं, मकड़ी जिसको कहते हैं, वो बना सकते हैं जी। और इस तरह से कीवी का स्क्वैश है, तो विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल में भरपूर मात्रा में फल तो है ही, और उसके अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं जी। तो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है जो हम कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे स्मॉल स्केल पे भी जो बनाए जा रहे हैं? मैं हिमाचल प्रदेश में अपनी आइडेंटिटी है, तो जैसे सेब का रस है, तो सेब के रस को हम इसको पूरा 1 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसको नेचुरल विधि से पास्चराइज जिसको कहते हैं उसको बोतल्स में भर सकते हैं, और 1 साल तक इसको विदाउट एनी एडल्ट्रेशन इसको रख सकते हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कोई अपना स्मॉल स्केल पे काम शुरू करना चाहे तो अचार है, किसी भी फल सब्जी का अचार बना सकते हैं। टमाटर यहाँ पे ग्रो करता है, तो टमाटर की सॉस है, चटनी है, प्यूरी है। और इसके अलावा हम जैसे आपका अदरक है, अदरक की कैंडी यहाँ पे बना सकते हैं, आंवला की कैंडी बना सकते हैं, आंवला का प्रिजर्व बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर प्रोडक्ट को हम और लंबी उसके ले जाने चाहिए कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में भी हम रख सकते हैं जी। उससे और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, और उसकी पाउडर फॉर्म में हम उससे दोबारा ये प्रोडक्ट बना सकते हैं जी। बिल्कुल ये। तो सर जैसे जो खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग होते हैं वो कौन कौन से हैं, और किस तरह से वो आजकल जो सोसाइटी में है वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इसमें डिफरेंट कैटेगरी आती हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जैसे हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री तो है ही है जी। इसके अलावा आपका मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, सीरियल्स हैं, और जो एटेड ड्रिंक्स हैं, और इसके अलावा जो आपके बेवरेजेज हैं जो अल्कोहलिक हैं और नॉन एल्कोहलिक है, ये इसके सभी इसी के मतलब सेगमेंट्स हैं, इसके उद्योग हैं खाद्य प्रसंस्करण के जी। तो सर इतने सारे उद्योग हैं और इसमें लोग काम भी कर रहे हैं। हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे थे कि प्रोसेसिंग के थ्रू जो वैल्यू ऐड की जाती है प्रोडक्ट्स में, तो जब हम प्रसंस्करण द्वारा किसी मूल्यवर्धित पदार्थ जो बनाते हैं उसमें क्या किसी तरह की शेल्फ लाइफ में कमी आती है या फिर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आती है? बेसिकली वैल्यू एडिशन जो प्रोसेसिंग करते हैं हम, उसमें हम डिफरेंट एक FSSAI से ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसके मानक तय करते हैं कि इसमें इतनी चीज़ होनी चाहिए और इतनी इसमें प्रिजर्वेटिव होनी चाहिए। बिल्कुल फैक्ट है कि जो हम सही तकनीक से और सही इस्तेमाल करके और सावधानियाँ मतलब बरत के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है और उसकी सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होती है। और सेल्फ लाइफ प्रोसेसिंग से तो होती है, इसके अलावा सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो है वो उसकी जो पैकेजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका मशरूम है,
जी। तो मशरूम में हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ड्राइड मशरूम है, मशरूम नूडल्स हैं। अगर इसको हम पॉलीथीन बैग में इसको पैक करते हैं तो इसकी लाइफ 2 महीने होती है। अच्छा। इस तरह आपके कैन मशरूम है, अगर हम टिन कैंस का यूज़ करते हैं तो इसकी लाइफ 1 साल होती है। अच्छा। तो ठीक है, इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पैकेजिंग होती है, जैसे लग बोटल्स हैं, पॉलीप्रोपिलीन्स हैं, बटर पेपर्स हैं। तो पैकेजिंग का भी लाइफ को बढ़ाने में और उसकी गुणवत्ता को रिटेन करने में महत्वपूर्ण रोल होता है। तकनीक का तो है ही है जी। तो ऐसा नहीं है, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें गुणवत्ता मेंटेन रहती है जी। तो जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उतनी ज़्यादा जो शेल्फ लाइफ है वो शेल्फ लाइफ होगी और गुणवत्ता भी उसकी बनी रहेगी जी। तो सर जैसे हम जब भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, क्या किन बातों का जो किसानों को है या फिर जो भी इस प्रोडक्ट को बना रहा है उनको ध्यान रखनी चाहिए? जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे सबसे बड़ा हाइजीनिक सबसे बड़ी कंडीशन है, और प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, FSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने मानक तय किए हुए हैं। जैसे मैं जैम की बात कहता हूँ, जैम हमें बनाना ही, तो जैम के उस FSAI के अनुसार है कि इसमें 68 से कम शुगर नहीं होनी चाहिए, और इसमें 5% से कम एसिड नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो प्रिजर्वेटिव है, तो जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें 40 ppm से कम सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इसकी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है वो उसके अनुसार इस प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है। और फिर इसकी हाइजीनिक तो है कि इसमें कोई स्पॉयलेज माइक्रोज, इसकी जो पैकेजिंग है और इसमें जो पूरी ट्रीटमेंट है वो उसको सही उपचार इसका करें जी। तो वो जो FSSAI ने जो मानक रखे गए हैं उनका ध्यान रखें, और उसके अनुसार प्रोडक्ट की मैं जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको FSAI के अनुसार, जैसे हॉर्टिकल्चर के जो फ्रूट एंड फल एंड सब्जियों के उत्पाद हैं, सबसे पहले तो पेय पदार्थ आते हैं, फिर आपके सॉलिड फार्म पेय पदार्थ में जैसे आपका नेचुरल जूस आ गया, फिर RTS आता है जो ड्रिंक बाजार में होती है, कॉर्डियल है, नेक्टर है, बार्ले वाटर है, इस तरह सो मेनी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा सॉलिड अवस्था में जैसे आपके जैम है, जेली है, मार्मालेड है, और तीसरी कैटेगरी आती है पाउडर फार्म में। तो पाउडर फार्म में उसको 3 कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट को रख सकते हैं। तो उसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हैं, उसके हिसाब में जैसे RTS की मैं बात करता हूँ, तो RTS जब हमने किसको लिख दिया है कि रेडी टू सर्व बेवरेज है, तो उसका है उसमें 10% से कम जूस नहीं होना चाहिए, और 10% से कम उसमें TSS नहीं होनी चाहिए, मतलब शुगर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं दूसरा कहता हूं कि मैंने कि स्क्वैश, जैसे मैंने ये रखी है कि स्क्वैश बनाई है, तो इसका FSAI कहती है कि इसमें 25% से कम जूस नहीं होनी चाहिए, और 40% से कम इसमें यानी कि शुगर नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो एसिड है वो 0.5 और 1% के बीच में होनी चाहिए। और इसमें जो प्रिजर्वेटिव है, तो प्रिजर्वेटिव का प्रयोग जैसे हम कहें कि सल्फर डाइऑक्साइड है तो 350 से ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके मानक है, इसके सारे इसको कैटेगराइज किया जाता है जी, बिल्कुल, और उसी तरह से बनाया जाता है बिल्कुल। तो सर जैसे आपने अभी स्क्वैश दिखाया, तो हम स्क्वैश और जैम की विधि जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये बनाया जाता है। जैम बनाने के लिए सबसे पहले जो फल एंड सब्जियों के जो फ्रेश फ्रूट होता है, उससे सबसे पहले हम उसका जूस या उसका गुद्दा निकालते हैं। तो उस गुद्दा निकालने के लिए उसको जो गुद्दा निकाल देते हैं उसको हम अपनी साइंस में सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। अच्छा। उस सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम 1 साल तक रख सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, और उस सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट से हम फर्दर जैम, चटनी, स्क्वैश कोई भी उत्पाद बना सकते हैं। तो उस जैम के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी पल्प तैयार करनी पड़ेगी। तो मैं जैसे सेब की बात करता हूँ, तो सेब में अगर हमने जैम बनाना है तो सेब को जो फल हैं वो ये ध्यान हमें रखना होता है कि जो जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे जो बिल्कुल टेबल पर्पज और जो हाई ग्रेड के फ्रूट हैं वो उनको हम कम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे फ्रूट जो थोड़ी कल्ड हैं, थोड़ी सेप ठीक नहीं है और उनका रेट मार्केट में ज़्यादा नहीं, तो उसको प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सेब की मैं बात करता हूँ। सेब को क्या करते हैं कि हम उसको कट कर लेते हैं और इसकी जो बीच वाला सीड वाला हिस्सा है इसको निकाल लेते हैं जी। फिर इसमें 10% बैटर ऐड करते हैं और इसको बॉयल करते हैं सो दैट वो नरम पड़ जाए। और उसके बाद हमारे पास पल्पर है और इस पल्पर से इसकी पल्प निकाल लेते हैं जी। तो जब इसको पल्प को निकालते हैं तो इसको किसी बैरल में हम इकट्ठा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए अगर इसको हमने लंबे समय के लिए रखना है तो इसके लिए रसायन की जरूरत होती है। तो जैसे सेब का मैंने एग्जांपल दिया, तो सेब के लिए हमारे पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड यूज करते हैं। तो इसकी 2 ग्राम 1 kg पल्प के हिसाब से डालेंगे और इसको 1 साल तक
प्रिजर्व कर सकते हैं। जी। जब हमें लगता है कि हमारे पास आज फ्री वक्त है तो हम जैम बना सकते हैं, या घर में रिक्वायरमेंट है तब बना सकते हैं, या हमारे पास ऑर्चर्ड है तो ऑर्चर्ड में सरप्लस है तो उसकी पल्प को इकट्ठा कर सकते हैं। जी। और जैम बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो पल्प हमने ली, जैसे 1 kg हमने पल्प ली है तो 1 kg इसमें चीनी मिलाते हैं। फिर इसमें जैम का होता है कि जब जैम को आप देखते हो कि ये सेट होता है तो सेट के लिए इसकी पैक्टिन होना जरूरी होती है। तो इसकी पैक्टिन मतलब एक पदार्थ होता है जो इसको सॉलिडिफाई करता है, वो ना। तो इसको पल्प को और शुगर को हम हीट करते हैं, और तब तक हीट करते हैं जब तक इसकी 68 डिग्री जो शुगर है वो तक पहुंच ना जाए। इसके लिए ध्यान देने योग्य होती है कि फिर इसमें एफएससी कहती है कि अगर 45 जो हमारा 45% अगर फ्रूट है उसके लिए 55% चीनी का होना जरूरी है। 45:55 रेशो बताई गई है जी। तो इसके लिए जैसे दोनों को मिला दिया जी, तो मिला दिया, फिर इनको धीरे धीरे आंच में पकाते रहते हैं। फिर बीच में जब इसकी टीएसएस हमारे पास रिफ्रैक्टोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने यूज़ करते हैं, और जैसे गांव में मैंने तो साइंस के तौर पे कह दिया रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। तो घर में जो बनाता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि एक कांच का गिलास लें, और जब उसको बनाते हैं तो चम्मच से उसको उठाएं और चम्मच को उसमें जो गिलास है उसके बीच में उसकी ड्रॉप गिराते नहीं। तो जब ड्रॉप उसमें डालते रहेंगे आप, तो जो ड्रॉप जब पानी के बीच में स्कैटर्ड हो जाएंगी तो उसका मीनिंग होता है कि वो अभी जैम तैयार नहीं हुआ। जब वो ड्रॉप्स उसके बीच में एज सच बैठ जाएंगी उस गिलास के बीच में, तो जो हमें मालूम होगा कि ये जैम 60-80 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि घर में तो रेफ्रिजरेटोमीटर नहीं है। तो जब इसमें होता है कि हमने पैक्टिन कब मिलानी है, एसिड कब मिलाना है, तो जब इसकी 58 डिग्री ब्रिक्स टीएसएस मेजर करते रहेंगे तो तब हम इसमें पैक्टिन मिलाते हैं, तो उसको सॉलिडिफाई करती है। फिर क्या होता है कि जब इसकी 62 या 65 तक इसकी टीएसएस आगे बढ़ेगी, जब हम इसको पकाते रहेंगे तो तब हमें एसिड मिलाना चाहिए। फिर जब इसको एसिड और जब 68 इसकी टीएसएस पहुंच जाती है तो इसको हम हॉट फिल करते हैं जी। जो ग्लास जाते हैं इसमें हॉट फिल करते हैं। अगर हम हॉट फिल नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, उसमें जिसमें बर्तन बनाएगा उसमें जमा हो जाएगा और वहीं पे सूख जाएगा जी। तो उसके लिए क्या है कि उसको हॉट फिल करना है, और उसको ये जब तक वो गर्म है उसमें सावधानियां रखनी होती है। जब तक गर्म है तो उसको ये उसमें, क्योंकि जब गर्म है तो उससे वेपर्स जाएंगे तो उसको ढक्कन नहीं लगाते हैं। जब ये नेक्स्ट डे थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसको ढक्कन लगा देते हैं। तो और साइंटिफिक इसमें करना हो तो इसके लिए हम एक पैराफिन वैक्स आता है तो उसकी लेयर भी ऊपर से बना देते हैं। तो उससे भी हम इसको ढक सकते हैं जी। फिर वैसे तो अमूमन हमें जो रॉ जो फ्रेश प्रोड्यूस से बनाया होता है उसके लिए प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी अगर हम इसको लंबे समय तक रखना हो तो इसमें 40 ppm सल्फर डाइऑक्साइड जो होनी चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड वैसे तो गैस है, इसको ऐसा नहीं होती। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो हमारा साल्ट है उसका नाम है पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड, तो वो उसका सोर्स है। तो कोई हम 1 ग्राम लेंगे तो उससे 50% सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, तो वो उससे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और जैसे सोडियम मेजोट है, बुजोइक एसिड है, तो 200 ppm हम उसको मिला सकते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है तो सोडियम जो बुजोइक एसिड है हम 200 ppm मात्रा में उसको मिला सकते हैं और उसको रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर जहाँ करते हैं वहाँ पे कोई जो ह्यूमिडिटी है वो 80% से अबव होनी चाहिए, और वहाँ पे जो ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बोल्ड ग्रोथ इसके ऊपर आ सकती है। तो ये सावधानी भी रखनी पड़ती है जी। और स्क्वैश के लिए, जैम के लिए तो मैंने कहा कि मतलब बराबर हिस्सा लेते हैं। जब हमने किसी की स्क्वैश के लिए हमें जूस या पल्प चाहिए होती है तो FSSAI के साथ हम कहते हैं कि इसमें 25% से कम इसकी जूस कंटेंट नहीं होना चाहिए, और इस तरह 40% से नीचे इसकी शुगर नहीं होनी चाहिए, और 0.3% इसमें एसिड होना रहना चाहिए। तो इसके लिए जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने कहा कि 1 kg आपको कोई पल्प दे दिया जी, तो सबसे बड़ा माइंड में प्रश्न होता है कि 1 kg पल्प तो दे दिया और जूस दे दिया, तो इससे कितनी स्क्वैश बनेगी। तो इससे अंडरस्टूड है कि जब हमने कहा कि जूस 25% होना चाहिए तो इससे 4 गुना इससे कोई भी चीज़ बनती है। तो स्क्वैश को हम बोतल में प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसके लिए 350 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और 650 जो ppm है बुजोइक एसिड का यूज़ करते हैं। और इसमें ध्यान योग्य बात होती है कि जहाँ पे जो स्क्वैश जिसमें रेड कलर होता है तो उसमें हम KMS जो मैंने साल्ट बताया जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें जो रेड होती है उसमें हम
बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, जिसकी मैंने 650 ppm मात्रा रखी जाती है जी जी। और इसको कांच की जो हमारी बोतल, कांच की बोतल में कर सकते हैं, इसको स्टरलाइज करके, और इसकी प्लास्टिक की बोतलों में भी स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह इसको 1 साल तक रख सकते हैं जी। बिल्कुल जी। तो सर जैसे ये प्रोडक्ट्स हमने बना लिए, तो उसके बाद इनका भंडारण कैसे किया जाए जिससे ये जल्दी खराब ना हो, और क्यों किया जाना चाहिए भंडारण इसका सही तरीके भंडारण से? जब हम किसी प्रोडक्ट को, जैसे जैम है, स्क्वैश है, भंडारण रूम टेम्परेचर को, जब तक के सील है, रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं जी। जब आप इसको खोल लेते हैं तो इसको रेफ्रिजरेटर कंडीशन में आप रख सकते हैं। तो ये इसकी 2 विधि हैं, इसको बनाने के लिए रेफ्रिजरेटर आ गई और रूम टेम्परेचर आ गया। जब खोल दी तो इसको रूम टेम्परेचर में ले जाती हैं। और मैंने स्क्वैश की बात की, तो स्क्वैश में क्या होता है कि स्क्वैश को ऐसे नहीं पिया जाता है। स्क्वैश में क्या होती है कि डाइल्यूशन करनी होती है, तो इसकी डाइल्यूशन का फैक्टर होता है कि 1:3। तो अगर आप एक गिलास, आपने जो स्क्वैश मैंने बनाई हुई है, अगर आपने इसका एक गिलास लेते हैं तो इसको आपको 3 गिलास पानी के मिलाने होंगे, तब ये पीने योग्य होगी। तो ये इसमें रहता है। तो सर जैसे जब हम इनकी शेल्फ लाइफ की बात करते हैं, तो जब इसमें हमने पैकेजिंग की है तो उसमें जो एक्सपायरी लिखी होती है, क्या वही ओपन करने के बाद भी वही रहती है, उतनी समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ चेंज आता है? ओपन का जब हम ओपन इसको कर लेते हैं तो इसकी लाइफ कम हो सकती है, तो ओपन के बाद इसको रेफ्रिजरेटर कंडीशन में रखना चाहिए। जैसे मैंने जैम की बात की कि जैम 6 महीने तक हम रख सकते हैं, बिल्कुल सील है। जब हम इसको ओपन कर सकते हैं तो इसको 3 महीने के अंदर हमें कंज्यूम करने पड़ेगा। अगर इसको डेली आप यूज कर रहे हैं तो बेटर है कि इसको 2 महीने में आप कंज्यूम कर लें। अदरवाइज इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो अंदर जो इसकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे डिग्रेडेड हो सकते हैं, खराब तो नहीं होगा, पर इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे थोड़ी उसकी वैल्यू कम हो सकती है। बिल्कुल जी। तो सर जैसे हम जब ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसमें बहुत सारे मानदंड जो रखे गए हैं, तो इसके लिए कोई किस तरह से लोगों को पता चलेगा कि कितने रखने हैं? क्या इसके लिए कोई जो प्रशिक्षण है उसके प्रावधान है? हाँ बिल्कुल, ये जो साइंस है इसमें बेसिकली जो वैल्यू एडिशन आपने कही, इसमें साइंस का तो रोल है ही है, इसके अलावा ये आर्ट भी है। पर जब आर्ट में हम जाते हैं तो साइंस के जो पैरामीटर्स हैं वो पता नहीं होते हैं। तो जो हमारा ग्रामीण स्तर है उसमें हमें प्रशिक्षण जरूरी है, और इसकी जो लेबलिंग है, इसके मानक है, उसके बारे में बताना जरूरी है। जब हम कोई इसका बिजनेस करते हैं तो इसमें FSSAI के द्वारा लाइसेंस लेना और इसकी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर इसकी लाइसेंस नहीं लेते हैं तो कोई भी जो गवर्नमेंट का अधिकारी होगा वो उसके ऊपर की आपको फाइन और इसको आपको केस रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं FSSAI लाइसेंस। कोई भी अपने प्रोडक्ट बनाना चाहें तो आप इसके लिए FSSAI लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करें, तो वो आपको इसकी 100 रुपये फीस है, तो वो बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नहीं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, वो उसमें मेंशन करना होता है कि हमें जो हम लाइसेंस ले रहे हैं, जैसे हमने फल सब्जियां बना रहे हैं, कोई बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो अपने उसको मेंशन करना होगा उसमें। बिल्कुल जी। तो सर जैसे जो ये मूल्यवर्धित उत्पाद है उसका जो विकास है वो ग्रामीण विकास के लिए और जो सतत कृषि है उसके लिए कैसे योगदान देता है? जो मूल्यवर्धित पदार्थ हैं, देखो बेसिकली जो फल सब्जियां हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश फल राज्य है, तो ये सीजनल बेस्ड होते हैं। तो अगर हम ग्रामीण स्तर पे और ऑन फार्म जहाँ पे जो प्रोड्यूस पैदा होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएं और लोगों को वहाँ पे जानकारी दें, तो इससे क्या होगा, एक तो आमदनी बढ़ेगी और दूसरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो न्यूट्रिशन हम बाजार में जाते हैं, हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बी कम्प्लेक्स, तो जब हमारे पास फ्रूट अवेलेबल है तो हमें घर पे उपलब्ध हो सकती है। और इसके लिए हमें सीजनल, जो मैंने आपको कहा कि जैसे जो पल्प बनाई हमने, तो पल्प को हमने पूरा साल यूज कर सकते हैं। और इस तरह जैसे हमारे हिमाचल में आम है, तो आम की हम ब्राइनिंग कर सकते हैं। तो आम के जो जब कच्चा आम होता है उसको हम काट सकते हैं और उसको ब्राइन में रख सकते हैं। तो जब हमने उसका अचार बनाना है तो 1 साल तो उसको हम रेगुलर एक्टिविटीज को बनाना पड़ेगा ताकि लोगों में सस्टेनेबिलिटी आए जिसमें। बिल्कुल जी। तो उसमें वो काम कर सकते हैं जिस तरह से वो उसको स्टोर करके रख सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उनको मिलती रहेगी। जी। तो सर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ऐसे कौन से इनिशिएटिव या फिर योजनाएं हैं जो कि हेल्प कर रही है किसानों को या जो भी ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनके लिए? सरकार इस स्टार्टअप प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर FME, फार्मुलेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इसके अलावा प्रधानमंत्री संपदा योजना है, और हिमाचल प्रदेश में इसको बूस्ट करने के लिए MIDH प्रोजेक्ट है, ठीक है। और
इसके अलावा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो किसी को काम करना हो तो इसके लिए इंसेंटिव देता है, और ट्रेनिंग के लिए भी जो मैंने इंस्टीट्यूट बताए वो ट्रेनिंग के लिए करता है। और इसके अलावा अगर हमने और भी करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिल सकती है। जैसे मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोसेसिंग एंटरप्राइज बताई, तो वहाँ पे सब्सिडी स्कीम मिलती है। जैसे आपने मार्केटिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, तो इसके लिए अनुदान सरकार देती है जी। बिल्कुल जी। तो सर अगर कोई लोग है जो इसको शुरुआत करना चाहे और उनको कोई प्रश्न हो, वो आपसे जानना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इसके बारे में फूड प्रोसेसिंग से तो हमारे विभाग है, हमारे विभागाध्यक्ष को वहाँ पे लेटर लिखा जा सकता है जी। तो डॉक्टर वाइस परमार विश्वविद्यालय बागवानी एंड वानिकी खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और अपना पत्र लिख सकते हैं। और टेलीफोनिकली मेरा नंबर है 9816317327, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल उनको जानकारी देंगे। और प्रशिक्षण लेना चाहिए तो हमारे विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण ले सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट चंबा घाट है वहाँ पे ले सकते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूट है जो इस तरह की प्रशिक्षण देता है, पालपुर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे प्रशिक्षण जरूरी है, वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर आपने स्क्वैश और जो ये मूल्यवर्धित पदार्थ है उनके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप इसके बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप 8916317327 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर विभाग में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।